तो हम बात कर रहे थे नर इम्पल्स की, और नर इम्पल्स जो है वो नर इम्पल्स जो है वो कैसे बनती है। बेसिकली सबसे पहली बात ये है कि आपने पढ़ा भी होगा, मैं आपको ज्यादा वो बेसिक्स नहीं बताऊंगा, आपने पढ़ी हुई है। यानी कि वो सोडियम और पोटाशियम चैनल्स वगैरह खुलते वगैरह हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये जो सोडियम और पोटाशियम सोडियम और पोटाशियम चैनल जो हैं, और यानी कि पहली बात ये है कि इतने ज्यादा साल्ट वगैरह, इतने ज्यादा दूसरे मॉलिक्यूल मौजूद हैं, ये सोडियम और पोटाशियम ही क्यों यूज किए जाते हैं? अगर किसी को इसका आंसर पता है तो काइंडली अभी वो मुझे बता सकता है कि देखें सोडियम और पोटाशियम ही क्यों जो है वो हम इसको पढ़ते हैं, यानी कि बाकी और क्यों नहीं मॉलिक्यूल्स उसको यूज क्यों नहीं करते? किसी को इसका आंसर पता है? अच्छा, मैं बताता हूँ। अगर हम एवोल्यूशन को स्टडी करें तो एवोल्यूशन बताती है कि आपकी लाइफ वाटर से ओरिजिनेट हुई थी, और वो भी मेरीन वाटर से, ठीक है। और मेरीन वाटर में कौन चीज ज्यादा होती है? साल्ट। और कौन सा साल्ट ज्यादा होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड साल्ट जो है वो ज्यादा होता है। और क्योंकि जो आपकी लाइफ है वहां से ओरिजिनेट हुई है, तब आपके जो सेल्स थे उन्होंने अडेप्टेशन की इन्हीं मॉलिक्यूल के साथ, तभी सोडियम और पोटाशियम, सोडियम और क्लोराइड आयन यूज होते हैं। आपको क्लोराइड आयन कम बताया जाता है, ठीक है, लेकिन सोडियम वगैरह आयन जो है इनको यूज किया जाता है। किस लिए? नर्वस के, क्योंकि यही एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा मौजूद थी। आपकी बॉडी के अंदर जो चीज जैसी बनी है उसकी वजह ही यही है कि वो एनवायरनमेंट में मौजूद थी, और उसको करामत बनाना था, ठीक है। करामत बनाना था, तो करामत बनाने की आपकी बॉडी के अंदर मतलब अडेप्टेशन हो गई। तो इसीलिए सोडियम और ये सोडियम साल्ट वगैरह जो है ये यूज की जाता है आपकी नर इम्पल्स के दौरान, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वाटर से ओरिजिनेट हुई, वो भी मेरीन वाटर से, और वहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। यही वजह है कि ये जो सोडियम और पोटेशियम वगैरह आयन जो यूज की जाते हैं उसकी वजह यही है कि मेरीन वाटर के अंदर साल्ट जो है वो तो चलिए शुरू करते हैं। नर इम्पल्स को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं ज्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा। आपने सेकेंड ईयर के अंदर हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा हो, मुझसे ज्यादा अच्छे से पढ़ा हो। जस्ट मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहा हूँ। नर इम्पल्स की डेफिनेशन जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है बहुत जबरदस्त डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोकेमिकल वेव ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन से जाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ पे न्यूरॉन के ऊपर मैं एक स्टार लगा देता हूँ, एक दूसरी बात बतानी। अच्छा, ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर। वन एंड कौन सा होगा और सेकंड एंड कौन सा होगा? तो डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिए कि जो नर इम्पल्स की मूवमेंट है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल मीन फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन की तरफ होती है। कभी भी नर इम्पल्स एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ नहीं जाती, ठीक है। ये बात एक जन के अंदर रखी है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो नर इम्पल्स वाला प्रोसेस है, यानी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला प्रोसेस है। अच्छा, न्यूरॉन की बात कर रहे थे। बाकी जो देखें, बाकी जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ठीक है। उनके अंदर भी ये पोटेंशियल वाला सिस्टम होता है, चेंजेस होती हैं पोटेंशियल की। लेकिन सवाल ये है कि न्यूरॉन को ही क्यों चूज किया गया कि वो नर इम्पल्स को, यानी कि आपके जो न्यूरल मैसेजेस हैं उसको कन्वे करेगा, ठीक है। यानी कि आप देखें मिसाल के ऊपर जितने भी सेल्स हैं, अच्छा, नर इम्पल्स को समझने के लिए आपको जो है जो सेंजर का मॉडल था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसका मेम्ब्रेन का, वो आपको आना। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि वही जो लिपिड बाइलेयर होती है और प्रोटीन चैनल्स जो हैं वो उसमें एम्बेडेड होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं उसमें, चैनल्स का नहीं कहा था, ठीक है। तो यही प्रोटीन्स जो हैं जो एम्बेडेड होती हैं, अगर आप सामने मैं रफ सी डायग्राम ड्रा कर दूं, ठीक है, ये आपके पास आ गया इस तरह से लिपिड्स बाइलेयर, ठीक है, और इसके अंदर ये प्रोटीन चैनल इस तरह से होते हैं। तो अब ये जो प्रोटीन चैनल हैं, या जो प्रोटीन उसने कहा था कि प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड इन फास्फोबाइलेट लिपिड लेयर, ठीक है। तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स थी वो दो तरह की थी, ठीक है। एक तो ये जो कि रिसेप्टर के तौर पर काम करती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस जो होते हैं, और वो वाले हो गए। जी कपलिंग प्रोटीन मैकेनिज्म जो है, जी कपलिंग प्रोटीन मैकेनिज्म नर्व इम्पल्स की इनिशिएशन वही करते हैं, ठीक है। उसकी इनिशिएशन जो है वो वही करते हैं। इसके बाद जो है ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, यानी कि जो मेम्ब्रेन के आर पार हुई होती है, यही चैनल्स होते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपको जहन के अंदर वो भी होना चाहिए। तो अब आप ये भी देखते हैं कि ये वाली मेम्ब्रेन जो है वो सारे सब के अंदर कॉमन है।
तो न्यूरॉन के अंदर एक खास बात ये होती है, देखिए सेलुलर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं और उम्मीद है आप सबको यह भी पता होगा कि सेलुलर डिफरेंशिएशन क्या होती है, कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेल्स जो हैं जाइगोट डिवाइड होते होते ऑल अबाउट 64 से 68 सेल में डिवाइड हो जाता है, तब कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिन्हें डिटरमिनेंट्स कहते हैं, और वो जब निकलते हैं तो हर सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है। जब वो सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं तब सेल को पता चल जाता है कि ये जो है मसल सेल्स बनेंगे, ये जो न्यूरॉन सेल्स बनेंगे, बाकी जितने बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो सारे के सारे। जब सेल को उनकी जो कहते हैं ना फैट पता चल जाती है, FAT फैट, तकदीर यानी कि पता चल जाती है, तो वो जब उनको ये पता चल जाती है तो वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो न्यूरॉन को एक खासियत दी जाती है कि उनके अंदर एबिलिटी ऑफ एक्साइटेशन और प्रोपिगेशन ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर सेल्स, ठीक है। और फास्ट होने की वजह से ही इस सेल को चुना गया कि ये जो है नर्व इम्पल्स के लिए काम करेगा। सेल आपस में कम्युनिकेशन भी करते हैं, नर्व ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि वोल्टेज गेटेड चैनल का नाम भी आप सुनेंगे और नॉन वोल्टेज गेटेड का। तो आप में से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों को अगर ये पता है कि वोल्टेज गेटेड चैनल जो हैं और नॉन वोल्टेज गेटेड चैनल जो हैं, इन दोनों में फर्क क्या होता है? किसी को पता है तो काइंडली बता दें, मुझे और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। हाँ, ये सही आंसर है, ये सही आंसर है। इसको थोड़ा सा और मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि जो वोल्टेज गेटेड चैनल जो है, जैसे मैं आंसर दिया, बहुत जबरदस्त आंसर दिया। वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स होते हैं वो जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है तब एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है जब वो चेंज हो जाता है तब मेम्ब्रेन वो वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जबकि बाकी नॉन वोल्टेज जो है वो हर वक्त जो है वो एक्टिव होते हैं। वो उसकी एग्जांपल पोटेशियम चैनल जो है वो नॉन वोल्टेज होते हैं, इसलिए वो हर वक्त खुले रहते हैं। वो भी आप डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन चैनल्स की हमने बात कर ली कि प्रोटीन चैनल जो है एम्बेडेड होते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर, ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम चैनल वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं, और यही आयंस आगे पीछे मूव करेंगे और आपके पास जो है क्या बनेगा, नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, ठीक है। अच्छा, तो नर्व इम्पल्स को मैकेनिज्म आपने पढ़ा हुआ है, जिसको हम फिर से अभी पढ़ने वाले हैं। एक दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए स्टिमुलस आता है, ये मैंने हाथ के ऊपर टच किया तो टच वाले रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, तो वो नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाती है। तो वो जो पहला सोडियम का चैनल खुलता है, वोल्टेज गेटेड चैनल खुलता है, और टच जो प्रोसेसिंग होता है, इसके बीच कौन सी ऐसी चीज होती है कि जो पहला सोडियम गेटेड चैनल जो है वो ओपन कर देता है? तो मैं जस्ट आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे देखें कि जस्ट मैं आपको वो से कहते हैं कहानी जिस तरह बनाते हैं। तो ये आपके पास है एक किस्म की मेम्ब्रेन आगे, ठीक है। अब फर्ज करें कि ये आपके सामने मैं एक किस्म का इंडिकेटर लगा देता हूँ, ये इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह हो गया, और एक पॉइंट मैं तो लगा देता हूँ। अब हुआ ये, ठीक है, कि मैं किसी जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या है कि जब इसके ऊपर प्रेशर आएगा तो ये नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, और ये बेंड होके इस तरह से ये जो है बेंड हो जाएगा। बेंड होगा तो ये इसके साथ टच हो जाएगा, टच होगा तो ये आगे जो है आपके सोडियम गेटेड चैनल को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। ये एक मरकजी ख्याल है छोटा सा कि कपलिंग प्रोटीन मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से होते हैं, यानी कि एक ही मूवमेंट जाके दूसरे को इनिशिएट करती है, तो वो जाके तीसरे, फिर आगे जाके सोडियम गेटेड चैनल जो है ओपन हो जाते हैं। जैसे कि बीच में एक लिंक है, वो आपको आइंदा 4 सालों के लिए कोई नहीं बताएगा, और ना ही आपको उसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपसे कोई पूछी कभी नहीं, ठीक है। तो ये है कि, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि जो टच की बात करते हैं, तो ये सेल्स के ऊपर है, यानी कि इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन बना लें, तो ये इसके ऊपर मेम्ब्रेन का प्रेशर आएगा तो ये नीचे की तरफ जब झुकेगा, जाहिर सी बात है प्रेशर आ रहा है, झुकेगा तो ये जाके इसका टच होगा, और इसका टच होगा तो ये इनिशिएट कर देगा सोडियम पोटेशियम चैनल को। ये एक किस्म का ये समझ लें कि कपलिंग प्रोटीन मैकेनिज्म है, कपलिंग बनती है मॉलिक्यूल्स की और वो जाके इनिशिएशन कर देते हैं। और कपलिंग प्रोटीन मैकेनिज्म जो है वो आगे भी कहीं यूज होते हैं। जस्ट मैं आपको एक किस्म का वो इशारा दे रहा था कि आप समझ जाएं कि इनिशिएशन किस तरह से होती है, वरना ये आपके टॉपिक का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, और हो सकता है कि जब आप ये पढ़ने लगे तो आप ये लेक्चर भूल चुके होंगे। अच्छा, अब नर्व इम्पल्स जो है वो 2 स्टेज में होती है, एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब स्टिमुलस जा रहा होता है तो वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और जब स्टिमुलस नहीं जा रहा होता तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो
शुरू में पढ़ते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और ये भी आपको पता है कि अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ जी, मेम्ब्रेन ड्रा करता हूँ, ठीक है, ये पूरा पूरा एक्सॉन है। तो इसके क्या होगा कि पॉजिटिव जो है वो आउटसाइड होगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर होगा, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज जो है वो इनसाइड होगा, ठीक है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज जो है वो इनसाइड होगा, ये इनसाइड चार्जेस आ गए इस तरह से, ठीक है। और ये होती है पोलराइज्ड स्टेट, ये भी आपको पता है, ठीक है। पोलराइज्ड स्टेट से क्या मुराद है कि आयन की डिस्ट्रीब्यूशन है जो है वो अनइक्वल होती है, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी लगा के की जाती है, ठीक है, एनर्जी लगा के की जाती है। और जो सोडियम पोटेशियम पंप जो है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है, यहाँ पे एक और लिंक देते हैं, लिंक से मुराद एक रेफरेंस बना लेते हैं कि अगर ये हम इसे एक साइकिल कर दें, ठीक है, साइकिल से मुराद एक साइकिल अगर हम पढ़ रहे हैं, एक साइकिल हम पढ़ रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं से तो शुरू करना होता है। फर्ज करें कि आप यहाँ से एंटर हो रहे हैं, यहाँ से एंटर हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि ये वाले जो मतलब कि यहाँ पे जो चीज आपको मिलेगी वो पीछे से आ रही है, ठीक है, वो पीछे से आ रही हैं। तो यहाँ पे आप जो आपको -70 मिली वोल्ट दिख रहा है, यानी कि वोल्टेज अंदर जो इनसाइड वोल्टेज होती है -70 मिली वोल्ट, तो ये अभी कायम हो रही है, समझे, ठीक है, वो भी कायम हो रही है। और यहाँ पे कौन सी चीज काम कर रही है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप, और वो एटीपी लेके सोडियम को बाहर निकाल रहा होता है, और साथ में क्या है, ये पोटेशियम को अंदर लेके जा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक किसी किस्म की जो है वो स्टिमुलस नहीं आ रहा, और किसी किस्म का मैसेज भी नहीं जा रहा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस है और पोलराइज्ड स्टेट है, और किसी किस्म का मैसेज जा नहीं रहा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई इतना, यानी कि एमबीबीएस लेवल में भी इतना डिटेल के अंदर इसके अंदर नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि मैंने लेक्चर्स देखे हैं डॉक्टर्स के, वो भी इतना डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, मतलब अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डिटेल उसलिए पड़ी जाती है कि जब आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और न्यूरॉन्स के ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि आपकी सोच है। अच्छा, तो पहला हम फैक्टर देखते हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम का है, ठीक है। तो पहला है जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। तो हाँ, आपको ये भी पता है कि एक्टिव मूवमेंट से क्या मुराद होता है कि एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो सोडियम जो है वो 10 टाइम्स इनसाइड ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर हम सेलुलर फ्लूइड बनाएं तो सोडियम अंदर 10 टाइम्स ज्यादा, 30 टाइम्स ज्यादा होंगे, सॉरी, सोडियम आयन जो है वो 30 टाइम्स ज्यादा होंगे, और सोडियम जो है वो बाहर 10 टाइम्स ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो 70 मिली वोल्ट आप कह रहे हैं कि वो भी 70 मिली वोल्ट होगा, तो देखें यहाँ पे आगे आप थ्रेशोल्ड भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप जो है वो रिपोलराइज्ड स्टेट के अंदर भी पढ़ेंगे कि मैक्सिमम कितनी पीक पॉइंट पे जाता है, ठीक है। और ये जो है वेरिएबल हैं, सेल टू सेल वेरी करते हैं ये चीजें, ठीक है, हर सेल से दूसरे सेल में वेरी करते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स के अंदर भी ये -70 मिली वोल्ट ये एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज आपको बताया जाता है, यानी कि ये जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा आपको एवरेजेस बताए जाते हैं, ये सेल टू सेल वेरी करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैं ये कहता हूँ जी हाँ बाकी सेल के अंदर भी -70 मिली वोल्ट होता है, और आप जाके चेक करें तो -70 मिली वोल्ट हो, क्योंकि जिस सेल को आप स्टडी कर रहे हैं हो सकता है उसके अंदर कुछ और जो है वो वोल्टेज चल रही हो, लेकिन ये है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है दूसरा साल में, किसी तरह आउटसाइड होता है इतना इनसाइड होता है, नहीं जी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्जेस जो है, चार्जेस सर अगर हम ये कहते हैं कि नर्व इम्पल्स सोडियम और पोटेशियम आयंस के मूवमेंट की वजह से होती है, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया हो तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्साइटेबिलिटी होती है या न्यूरोमस्कुलर सेल्स एक्साइट होते हैं? हाँ हाँ, तो वो आप देखें, आपने वो सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम पढ़ा था कि वो एक्टिवेशन करवाते हैं, कैल्शियम आयंस जो निकलते हैं और ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होते हैं, अटैचमेंट वगैरह आपने पढ़ी थी, वो याद है ना आपको? वहाँ पे जो वो जाहिर सी बात है वो उसी जगह के ऊपर वो खुद ब खुद जो है कैल्शियम आयन ज्यादा होंगे तो ज्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे उस जगह के ऊपर, यानी कि ज्यादा वो कैल्शियम निकलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और ज्यादा वहाँ पे जो है वो कनेक्शन वगैरह खुद ब खुद जनरेट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह कम हो जाएंगे तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस, यानी कम और ज्यादा दोनों चीजें जो है वो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोरेज हो रही थी कैल्शियम आयन की, वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। दूसरा, यही कैल्शियम आयन जो है, कैल्शियम आयन ये साइनेप्सिस के ऊपर
साइनस की साइड के ऊपर मौजूद होता है, कैल्शियम का भी उसके अंदर रोल होता है, ठीक है। एक मसल के मूवमेंट के अंदर है और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर की जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अंदर भी कैल्शियम का एक रोल होता है। और ये जो है एक्टिव मूवमेंट की वजह से होती है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो, अब मैंने जो सर्कल वाली बात की थी, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काम कर रहा होता है, और वो क्या कर रहा होता है कि दो जो पोटेशियम है वो एक तरफ बाइंड करते हैं अंदर की तरफ से, और अंदर की तरफ से 3 सोडियम बाइंड करते हैं और बाहर की तरफ से 2 पोटेशियम बाइंड करते हैं। और जब ये बाइंड करते हैं तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल आके अटैच होता है और ये 180 के ऊपर रोटेट कर जाते हैं, ठीक है, ये 180 के ऊपर रोटेट कर जाते हैं ये मॉलिक्यूल। और इसी तरह आयंस जो है एनर्जी लगा के अपोजिट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे होते हैं, क्योंकि बाहर तो पहले ही सोडियम जाता है, तो अंदर वाला सोडियम, अब अंदर से सोडियम कहाँ से आ रहा है, मैंने आपको यही बात बताई है कि सर्कल के हम बीच में शुरू हो रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि सोडियम अंदर से होंगे, यानी कि हम दोबारा जब हमारा ये टॉपिक खत्म होगा तो हम इधर ही आके शुरू होंगे, ठीक है। तो सोडियम जो है, यही समझे कि जो नर्व इम्पल्स खत्म हो रही थी हम उसके आगे से शुरू हो रहे, तो सोडियम अंदर जो मौजूद है वो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से दोबारा बाहर निकाला जा रहा है आपके पास -70 मिली वोल्ट जो था उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। सोडियम को बाहर निकाला जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है सोडियम और पोटेशियम आयन की इनसाइड और आउटसाइड दी सेल, ठीक है। आगे है जी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा क्यों होता है। हाँ, यहाँ से जो है आप कह सकते हैं कि इनसाइड चार्ज नेगेटिव ज्यादा होगा, इनसाइड दी चार्ज जो है वो -70 क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि बाहर नहीं मौजूद हैं, यानी कि अमीनो एसिड, कुछ प्रोटीन्स, कुछ अमीनो एसिड, कुछ प्रोटीन्स, सारे के सारे नहीं, ठीक है, कुछ अमीनो एसिड और कुछ प्रोटीन उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और डीएनए और आरएनए के ऊपर तो जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये सेल के अंदर मौजूद होती है, इसलिए सेल का जो अंदर जो नेगेटिविटी है वो क्या होगी, सेल के अंदर जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, और वो ज्यादा होगा क्योंकि ये चीजें बाहर नहीं मौजूद, और तो पॉसिबल है कि बाहर पॉजिटिव कम हो और अंदर नेगेटिव ज्यादा हो। वो सेल के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसकी वजह से उसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है इनसाइड दी सेल, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं कि लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस, यानी कि नॉन वोल्टेज गेट जो है, जिसकी बात कर रहे थे कि ये हर वक्त खुले रहते हैं, तो सोडियम, कुछ पोटेशियम आयन जो है वो बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है, कुछ पोटेशियम आयन जो है वो हर वक्त थोड़े थोड़े बाहर निकलते रहते हैं, इसलिए जो अंदर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा होता है, ठीक है। एक आपने पढ़ा कि वो क्या नाम है उसका, कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काम कर रहे होते हैं, दूसरा जो के मौजूद हैं नेगेटिव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद हैं वो, और दूसरा कि ये जो पोटेशियम आयन है ये भी बाहर निकल रहे हैं, इसकी वजह से भी क्या है कि ये जो अंदर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है वो ज्यादा होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अब पढ़ते हैं कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करते हैं। अब स्टिमुलस आ चुका है, ठीक है, स्टिमुलस आ चुका है, और बाकी वो जो मैं बता रहा था कि बीच में एक रिएक्शन होगा वो भी हो चुका है। अब क्या होगा कि वो जो सोडियम का गेट था, ठीक है, तो डीपोलराइज्ड स्टेट हो जाता है, यानी कि किस तरह से कि जो सोडियम के गेट, सोडियम चैनल्स हैं, सोडियम के चैनल्स वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब क्या होगा कि जो सोडियम बाहर जाता है वो इजीली डिफ्यूज करके अंदर आना शुरू कर देगी, ठीक है, वो इजीली अंदर आना शुरू कर देगी। होगा क्या कि यहाँ पे रेस्टिंग में क्या था, अंदर नेगेटिव चार्ज थे, अब यहाँ पे पॉजिटिव होना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होना शुरू कर देंगे, और यहाँ पे बाहर क्या नेगेटिव होना शुरू कर देगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एक किस्म की थ्रेशोल्ड जो आगे आएगा, ठीक है, पहले थ्रेशोल्ड को बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं आपके सामने एक न्यूरॉन ड्रा करता हूँ, इससे रफ जो है वो न्यूरॉन, और ये एक एक्सॉन आ गया, ठीक है। अब मैसेज डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ जाएगा, ठीक है। अब फर्ज करें कि डेंड्राइट्स जो है, ये डिफरेंट डेंड्राइट्स हैं, ये स्टिमुलेट हो रहे हैं, और यहाँ से हल्की हल्की नर जो है वो स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है, हल्का हल्का स्टिमुलस आ रहा है। अब वो जब पहुंचेगा, ये जो इसका नेक रीजन होता है एक्सॉन का, ठीक है, ये जो एक्सॉन का नेक रीजन होता है, यहाँ पर सारे के सारे स्टिमुलस जो है वो आ रहे हैं, और यहाँ से ग्राफ जो है वो राइज कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या होगा, -70 से ऊपर की तरफ यानी कम होना शुरू कर देगा, और कम होते तो -50 तक आएगा, ठीक है, कम हो रहा है नेगेटिव चार्ज,
तो -50 तक आएगा। अगर वो -50 तक आ जाता है, ठीक है, समेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, समेशन के जितने भी डेंड्राइट से सारे आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, रिसेप्शन हो रही है, तो वो अगर नेक रीजन के ऊपर कुल मिला के -50 या -55 या -60, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है न्यूरॉन के ऊपर। इसके ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिए कि ये -50 है कि -60 है, इसके ऊपर नहीं, कंफर्म कोई नहीं कह रहा, ठीक है। तो अगर यानी कि जिसे हम थ्रेशोल्ड कहते हैं, अगर वो समेशन जो है, ठीक है, समेशन ही कहते हैं, समेशन जो है अगर वो कुल मिला के थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाती है, तो वो सारे के सारे अगले एक्सॉन के अंदर जो होंगे एक शार्ट रीजन में सोडियम के चैनल खुल जाएंगे और अंदर जो है चार्ज बढ़ना शुरू कर देगा। अब कुछ किताबें जो है वो उसके अंदर लिखा होता है कि ये जो पीक पॉइंट है वो 30 होता है, देखिए यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, मेजोरिटी के अंदर 50 होता है, कुछ के अंदर लिखा होता है कि वो 30 होता है, ठीक है, लेकिन ये है कि चार्ज ज्यादा होता है, सही है। तो कुछ रीजन में क्या है कि जो नेगेटिव जो सोडियम के चैनल है वो खुल जाते हैं कुछ रीजन के अंदर, ठीक है, कुछ रीजन के अंदर खुल जाते हैं। अच्छा, अब क्या है कि मोर पॉजिटिव इनसाइड हो जाएगा और मोर नेगेटिव आउटसाइड हो जाएगा, और उसको कहते हैं डीपोलराइज, यानी कि पोलराइज स्टेट जो थी अब वो डीपोलराइज हो गई है, ठीक है, और शार्ट रीजन के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल वेव जो है वो जाना शुरू कर देगी, ठीक है। अब ये आगे की तरफ जाना शुरू कर देगी और पीछे से रिकवरी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, पीछे से रिकवरी होना शुरू हो जाएगी, फर्दर हम यहाँ से इनिशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है और यहाँ पे आगे नेगेटिव आयन है, जहाँ पे अभी तक नर्व बस जो है वो करंट वेव आगे नहीं गई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन जो है ये नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एंड आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि सेम चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं तो पीछे जो है थोड़ा नेगेटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, पीछे जो है नेगेटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाता है, और होता ही है कि जब यूं ही कम होते होते वो -55 -60 या जो भी थ्रेशोल्ड है माइनस, अमूमन मेजोरिटी -50 या -55 लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर वो कम होते होते इन आयंस की वजह से खींच का जो पीछे जो कम हो रहा है चार्ज वो एकदम से कितना हो जाता है, थ्रेशोल्ड को वो हो जाता है, अगले कैल्शियम सोडियम के चैनल जो है वो खुल जाते हैं, ठीक है, खुल जाते हैं और वहां से सोडियम जो है अंदर आना शुरू हो जाता है, और पीछे से रिकवरी जो है यानी कि सोडियम के चैनल जो है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। जो ही वोल्टेज 50 तक जाती है, पीक पॉइंट पे जाती है, ठीक है, जो भी आपके पास पीक पॉइंट आ रहा है, ठीक है, स्पाइक वोल्टेज जिसे कहते हैं, अगर वो आ गई उसके बाद ऑटोमेटिकली सोडियम के चैनल जो है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, सोडियम के चैनल बंद होना शुरू हो जाते हैं, और जो पोटाशियम के चैनल थे, अच्छा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम में सारे के सारे पोटेशियम और नॉन वोल्टेज गेट जो है वो ओपन नहीं होते, कुछ ओपन होते हैं, ठीक है, ये आपने फर्क लाजमी याद रखना है, ठीक है, कि सारे के सारे पोटेशियम चैनल जो है ओपन नहीं होते, कुछ ओपन होते हैं, और जब यहाँ से रिकवरी हो रही होती है तब सारे के सारे ओपन हो जाते हैं, ठीक है, और पोटेशियम आयन जो है वो बाहर जाना शुरू कर देते हैं, अंदर क्या है, नेगेटिव आयन, पोटेशियम सोडियम आयन ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ से पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, ठीक है, बाहर जा रहे हैं और रिकवरी हो रही है, ठीक है, रिकवरी हो रही है। अच्छा, रिकवरी होना शुरू हो, यानी कि अभी इनिशिएशन प्रोसेस में है, लेकिन अभी मुकम्मल रिकवरी नहीं हुई, ठीक है। तो और दूसरी बात ये एक छोटे से रीजन के ऊपर होती है डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव मोमेंट पोटेंशियल, ठीक है, एक छोटे से रीजन के ऊपर होगी, वो अगले रीजन को स्टिमुलेट करेगा और वो अगले करते करते ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव जो है वो चलती जाएगी, ठीक है। थ्रेशोल्ड की मैंने आपको बता दी कि वो कम से कम स्टिमुलस जो कि एक नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करने के लिए चाहिए होता है, उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं, और वो कम से ये वाले बाकी जो स्टिमुलस हैं जो नीचे के नीचे हैं जो कि इसको इनिशिएट नहीं कर सकते उसको सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है, ये जो बाकी आ रहे हैं, बाकी स्टिमुलस आ रहे हैं, ठीक है, बाकी जो स्टिमुलस आ रहे हैं डिफरेंट डेंड्राइट्स से उनको क्या कहते हैं, सब थ्रेशोल्ड कहते हैं। अब वो अगर मिलके क्या करते हैं, फिर भी नर्व इम्पल्स कॉन्स्टेंट होता है जी, नर्व इम्पल्स हमेशा यही इसी रेंज के ऊपर जाएगी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इसका रूल ऑल और नन जो है, यानी कि या तो हो, या तो नर्व इम्पल्स जाएगी या तो नहीं जाएगी, ठीक है, या तो नर्व इम्पल्स जाएगी या नर्व इम्पल्स नहीं जाएगी। तो यही सबके अंदर यही मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज्म ये वोल्टेज वगैरह भी तकरीबन यही हो गई, ठीक है।
अच्छा, तो मैं कौन सी बात कर रहा था, हाँ, कि जितने भी डेंड्राइट्स हैं वो स्टिमुलस ले रहे हैं और उनको क्या कहते हैं, सब थ्रेशोल्ड जो है मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं, थ्रेशोल्ड बना देते हैं। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि सब थ्रेशोल्ड जो है वो इनिशिएट नहीं कर पाते थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को, ठीक है, और वहाँ पे नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट नहीं होती, यानी कि सोडियम चैनल जो है वो ओपन। अब हम बात करते हैं इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। वही बात है कि सोडियम के चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे थ्रेशोल्ड के बाद, ठीक है। सोडियम के चैनल जो है वो ओपन हो गए हैं। अब जो फाइबर है वो सोडियम के लिए ज़्यादा हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ना कि जब पोटेंशियल चेंज हो जाता है तो वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं, तो सोडियम अंदर आना शुरू कर देगा और पोटाशियम जो है वो उसकी गेटेड जो है उसके चैनल जो है वो इतने ज़्यादा ओपन नहीं होंगे, ठीक है। और साथ साथ में इन्फ्लक्स जो है वो डिफ्यूजन की वजह से होगा। ये आपने ध्यान के अंदर रखना, यहाँ पे एटीपी वगैरह यूज नहीं होगी। सोडियम अंदर आते हैं उसमें कोई एटीपी वगैरह यूज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, और ये भी पता है कि नेगेटिव 70 से 0 को जाएगा और प्लस 50 मिली वोल्ट तक जाएगा। इसको मेरे अंदाजे के मुताबिक रिपीट करने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, डिपोलराइजेशन की बात करते हैं तो ये कितने टाइम के लिए होता है, मिली सेकेंड्स के लिए होता है। यानी कि ये जो स्टेट है प्लस 50 के ऊपर जाता है, ये कितनी मिली सेकेंड के लिए होता है। और मैंने पहले भी बताया है कि स्पाइक पोटेंशियल के बाद जो है ये चैनल जो है वो बंद हो जाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखें, दानिश ने अच्छा सवाल किया है कि ये जो चैनल है वो सोडियम के लिए ही परमेएबल क्यों होता है। तो देखें एक सेल के ऊपर मतलब कि कई सारे रिसेप्टर्स हो सकते हैं, कई सारी प्रोटीन्स होती हैं, तो हम नर्व इम्पल्स के अंदर जस्ट सोडियम वाले को टच कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट हम सोडियम वाले को टच कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा है ना कि हर रिसेप्टर जो है, एक रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं अपने उस टारगेट सेल हो गया, टारगेट जो साइड है या टारगेट मालिक्यूल है उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं। जैसे एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर आपने देखा था कि स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट के साथ बाइंड करता है। इसी तरह जो सोडियम के चैनल है, तो सोडियम के चैनल हम इसलिए कहने को सोडियम के लिए होते हैं। इस तरह बाकी आयन के लिए दोबारा जो है बाकी अलग से चैनल वगैरह मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा, तो स्पाइक पोटेंशियल के बाद क्या होगा कि सोडियम की जो चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगे और सोडियम और बाकी परमेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और साथ में अब क्या होगा कि पोटाशियम के चैनल जो हैं वो सारे के सारे खुल जाएंगे और पोटाशियम बाहर जाना शुरू कर देगा और सोडियम के चैनल जो है वो बंद हो गए हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं रिपोलराइजेशन के, वो जो पोलराइज्ड स्टेट थी अब उसको आप वापस बहाल कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको वापस बहाल कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, रिपोलराइज स्टेट कहते हैं। यानी कि जब पीक पॉइंट, जब ग्राफ की पीक को पहुंचे तो सोडियम के चैनल बंद हो गए। जब सोडियम के चैनल बंद हो गए तो पोटाशियम के चैनल खुल गए, पोटाशियम बाहर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। और परमेबिलिटी जो थी वो अब डिक्रीज हो रही है सोडियम के लिए, ठीक है। होगा क्या कि अब जो सोडियम के गेट हैं वो बंद हो गए हैं, पोटाशियम बाहर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा आगे, अब हम उसी कड़ी के साथ मिल जाएंगे जहाँ पे हमने सोडियम पोटाशियम पंप की बात की थी। जी वही बात मैं कर रहा हूँ कि सोडियम अभी बाहर कैसे जाएंगे। आपको मैंने ये जो सर्कल ड्रा किया था ये वाला, अब हम इधर पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो सोडियम पोटाशियम पंप की बात करते हैं। हमने कहा था कि वो सोडियम को बाहर, 3 सोडियम बाहर निकाल रहा होता है और 2 पोटाशियम अंदर लेके आ रहा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से कि वो जो अब यहाँ पे एटीपी यूज होगी और अंतर जो सोडियम ज्यादा है उसको पकड़ के बाहर ले जाएगा और जो पोटाशियम बाहर निकल रहे थे उनको पकड़ के अंदर ले आएगा, ठीक है। यानी कि अब रिपोलराइजेशन हो रही है, ठीक है। वो सोडियम पोटाशियम पंप जो शुरू में हमने पढ़ा था वो बेसिकली यही सोडियम थे जो अंदर ज्यादा थे। अब जो है आप इनको उठा के बाहर निकाल रहे हैं, वापस -70 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वापस -70 की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ प्रोटीन जो है वो शो की गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये सोडियम के चैनल्स हैं और साथ में वोल्टेज सेंसिटिव हेलिक्स बताया गया है, वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। यानी कि वोल्टेज गेटेड चैनल जो है, यानी कि वोल्टेज मैंने पोटेंशियल चेंज हो जाए तो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे इसकी नर्व वेस्टिब्यूल की, ये उसका स्ट्रक्चर बताया गया है और चैनल इनएक्टिविटी सेगमेंट, यानी कि ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये ही प्रोसेस जो है वो चैनल को बंद करने में, यानी कि इसको छोड़ें आप, वही मैकेनिज्म है जो मैं आपको बता रहा था कि वो किस तरह से चैनल बंद होते हैं और खुलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आयन वगैरह अंदर जा रहे हैं, यानी कि सोडियम जो है वो अंदर जा रहा है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन वगैरह बना दी है, फास्फोलिपिड बाइलेयर आ गई ये वाली, ठीक है। और साथ में आयन की डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बता दी, ठीक है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, लास्ट पीरियड है, इसके बाद जो है आपका टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है कि कभी-कभी जो पोटेशियम आयनों के वो उसके चैनल तो खुले होते हैं, वो ज़्यादा बाहर चले जाते हैं और जो चार्ज है वो कहाँ तक आ जाता है, वो आ जाता है जी माइनस 90 तक या -80 तक आ जाता है, ठीक है? -80 और 90 तक आ जाता है, ठीक है? और ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, फिर से वो यानी कि ओरिजिनल पोजीशन थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता गेन होगी। लेकिन ऐसा समझ ये नहीं कि घंटे लग जाएँगे, वो भी मिलीसेकंड के अंदर ही हो जाएगी। जी, वोल्टेज गेटेड चैनल की वजह से ही अंदर आते हैं। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है उसी की वजह से सोडियम अंदर आते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो चेंज हो जाता है उसकी वजह से वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं और सोडियम बाहर से अंदर की तरफ रश होना, डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है, ठीक है? चैनल के जरिए डिफ्यूज होकर आएगा ना, वैसे तो किसी जगह से डिफ्यूज होकर कैसे आएगा? क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल कायम रखना है ना। अब आप ये कह रहे हैं कि सोडियम के लिए नॉन वोल्टेज गेट चैनल क्यों नहीं होते, ठीक है? तो आपने वो जो पोलैरिटी है वो भी तो कायम रखनी है। उसके लिए भी यानी कि अब सोडियम भी अंदर जो है नवाबों की तरह अंदर बाहर आ रहा है और पोटेशियम भी अंदर बाहर जा रहा है, तो आप वोल्टेज को कैसे कायम करेंगे? एक न एक को तो आपने जो है वो कांस्टेंट रखना था, उस एक तो एक को आपने बंद करना था ना, ताकि आप वोल्टेज को जो है वो बना सकें। इसीलिए सोडियम के चैनल जो है वो नॉन वोल्टेज होते हैं ताकि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कायम किया जा सके, ठीक है? अच्छा, रिफ्रैक्टिव पीरियड की बात कर रहे थे कि ज़्यादा पोटेशियम बाहर चले जाते हैं, अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, फिर से जो है जो सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा था उसकी वजह और हद से हमने क्या पढ़ा था कि पोटेशियम आयन जो है बाहर चले जाते हैं, फिर वो सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए आहिस्ता अंदर आते हैं और आपके पास नेगेटिविटी जो है वो -70 तक चली जाती है, ठीक है? और इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड और ये वो पीरियड होता है जहाँ पे कोई नई दूसरी नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो सकती। इसकी खास बात ये, ठीक है? रिफ्रैक्टिव पीरियड को पढ़ने की खास बात यह है कि इसके दौरान कोई नई नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट नहीं हो सकती, ठीक है? तो रिफ्रैक्टिव पीरियड की भी आपको तकरीबन मेरे अंदाज़े समझ आ गई होगी, पहले भी आपको पता होगा, आप इतने लायक हैं कि आपको पहले भी पता होगा कि ये क्या होता है, लेकिन ये इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर क्या होगा कि कोई और नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होती, क्योंकि नर्व इम्पल्स जनरेट होने के लिए इसको इस लेवल के ऊपर आना लाजमी है, ठीक है? इस लेवल के ऊपर आना लाजमी है और ये काफ़ी ज़्यादा लेवल नीचे आ चुका है, ठीक है? तो रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर क्या है कि ये इसको आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई नई नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट नहीं हो सकती, यानी कि इसके अगर ये इस कंडीशन के अंदर है कोई भी न्यूरॉन तो वो नर्व इम्पल्स कभी भी जनरेट नहीं करेगा, ठीक है? तो इसके साथ आपका नर्व इम्पल्स वाला टॉपिक जो है खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछ सकते हैं।